हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो आएगा वो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो को शुरू करने से पहले और करंट रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है। तो ये आपकी करंट एसेट्स हैं और ये करंट लायबिलिटीज हैं। तो हम आपको एक एक करके करंट एसेट समझाएंगे और फिर करंट लायबिलिटी समझाएंगे। तो सबसे पहली करंट एसेट है कैश इन हैंड। व्यापारी के पास जितनी भी कैश होती है उसको हम लोग कैश इन हैंड कहते हैं। यानी अगर व्यापारी के पास 20,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं व्यापारी की तिजोरी में रखे हुए, जिनको वो कभी भी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग में कैश इन हैंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कैश एट बैंक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो व्यापारी अपना जो ज्यादा पैसा है वो यूजुअली बैंक में रखते हैं। तो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है व्यापारी का, उसको कैश एट बैंक बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है डेटर्स। दोस्तों, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है और महीने भर बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उनसे पेमेंट मिलना है। तो वो सारे लोग जिनको उधार माल बेचा गया है उनको डेटर्स कहा जाता है, या कभी कभी इनको सन्ड्री डेटर्स भी कहते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को माल बेचा गया है उधार, तो उनको हम लोग अकाउंटिंग में सन्ड्री डेटर्स भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल। वो डेटर्स जिन्होंने रिटन में हमें प्रोमिसरी नोट दे दिया है, प्रॉमिस करके उन्होंने हमें रिटन में दे दिया है कि हम 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे, या हम आपको 15 अगस्त तक पेमेंट कर देंगे, या हम आपको 10 मई तक पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह का अगर डेटर्स में से कुछ लोगों ने कमिटमेंट कर लिया है हमारे साथ, तो उनको हम बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद है स्टॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस जब हमने शुरू कर दिया तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो इसमें साल की शुरुआत में जो माल हमारे पास होता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और साल के एंड में जो माल होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये टर्म है स्टॉक, ये स्टॉक इन ट्रेड है। यानी कि वो माल जो बिजनेस में मौजूद है और जो आगे चल के बिकेगा और बिकने के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माल बिकता रहता है, पैसे आते रहते हैं, फिर नया माल आता है, फिर बिकता है। तो ये स्टॉक इन ट्रेड जो है ये हमारी करंट एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं ये शेयर्स और डिबेंचर्स को कहते हैं। तो शेयर्स और डिबेंचर्स मार्केट में आप बेच सकते हैं और अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं
ये भी हमारी करंट एसेट है। ठीक है, उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले ही पे कर देते हैं। जैसे हमने इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस हमने करवाया है, मान लीजिए आज इंश्योरेंस करवाया है और हमने 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया है, तो हमें आज ही इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, तभी हमें कोई क्लेम मिल पाएगा, अदरवाइज हमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो फिर हमें क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो प्रीपेड होती है, वो एडवांस में ही पे करनी पड़ती है कंपनी को, तभी उसके क्लेम को हम इंश्योरेंस कंपनी पर करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद है एडवांस पेमेंट्स। देखिए हमें कोई घर खरीदना है, तो हमने अगर किसी डीलर को पैसे दे दिए, हमने 5 लाख रुपए दे दिए कि भैया कोई अच्छा सा फ्लैट मिले तो आप हमें दिलवा देना, तो ये क्या है, ये एडवांस पेमेंट है। अभी उसने फ्लैट हमें नहीं दिलवाया, लेकिन हमने उसको 5 लाख रुपए पहले ही दे दिए। अगर मान लीजिए 2 महीने 3 महीने तक वो हमें फ्लैट नहीं दिलवा पाया डीलर, तो हम उससे पैसे वापस लेने के इंटाइटल्ड हैं, हकदार हैं। ठीक है, जो पैसा हमने उसे दिया है, चूंकि उसने हमारा काम नहीं करवाया या वो नहीं करवा पाया, तो हम उससे वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस पेमेंट्स जो हैं ये भी हमारे करंट एसेट्स है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं करंट लायबिलिटीज पर। ठीक है, सबसे पहला आइटम है क्रेडिटर्स। तो बच्चों क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। ठीक, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। तो ये क्रेडिटर्स अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो हम लोग इनको क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, या जिस तरह से हमने आपको सन्ड्री डेटर्स बताया उसी तरह से यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। तो उसके बाद है बिल्स पेबल। आइटम नंबर 2 है बिल्स पेबल। वो क्रेडिटर्स जिनको हमने रिटर्न में प्रॉमिस करके दे दिया है कि हम आज से 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, और गुड्स हमें मिल चुकी है, यानी गुड्स मिल गई हैं, पेमेंट आज से 2 महीने बाद करेंगे, ये हमने उन्हें रिटर्न में प्रॉमिस दे दिया है लिखकर। ठीक है, तो इसको कहेंगे बिल्स पेबल। ठीक है, नंबर 3 पर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है। ठीक है, जिसके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटी बार बार नहीं करनी पड़ती। एक बार हमने बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जितनी बैंक ने हमें लिमिट दी है, मान लीजिए हम 10 लाख रुपए तक बैंक से ले सकते हैं, और फिर जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो हम वो पैसा बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है, फिर हम ले लेंगे बैंक से, फिर हम जमा कर देंगे, लेकिन 10 लाख के ऊपर ओवरड्राफ्ट की अगर लिमिट हमारी नहीं है तो हम 10 लाख से ऊपर बैंक से ओवरड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, 4th पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हैं? वो लोन्स जो हमने बैंक से लिए हैं या हमने किसी और प्राइवेट बैंकर से लिए हैं, और उनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना है, या 3 महीने में करना है, या 4 महीने में करना है, तो उनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे आपके यहां कोई लेडी आती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। ठीक है, तो झाड़ू पोछा करने वाली जो लेडी आती हैं आपके यहाँ, तो उनको आप महीना पूरा हो जाने के बाद 5 तारीख को या 3 तारीख को आप पेमेंट करते हैं। यानी दिसंबर का पेमेंट 3 जनवरी को करते हैं, जनवरी का पेमेंट 3 फ़रवरी को करेंगे, फ़रवरी का पेमेंट
3 मार्च को करेंगे और मार्च का पेमेंट 3 अप्रैल को करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये लायबिलिटी तो है, लेकिन इसका पेमेंट आपको जल्दी करना है। ठीक, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 3 महीने के अंदर करना हो तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है और उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अगर हमने किसी से सर्विसेज ले ली हैं और उसको पैसा नहीं दिया है तो हम उसके पैसे को लंबा नहीं लटका सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक काम करने वाली लेडी जो आपके घर पर आती हैं तो उनको जो पेमेंट देना है तो उसको आप लटका नहीं सकते, उसको आप लंबा नहीं खींच सकते कि हाँ जी 6 महीने बाद देंगे। वो कहेगी सर मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो हम कहीं से भी कुछ करें, हम एक इंतज़ाम करके रखते हैं कि भाई ये महीना पूरा होने वाला है और 6,000 रुपये ये लेडी को हमें पे करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमें व्यापार करना है तो हमें गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग करना है। तो जब हम व्यापार कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी हमें टाइम टू टाइम पे करते रहना है। तो इसके लिए व्यापारी एक प्रोविज़न बना के रखते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो जैसे मान लीजिए बड़ा व्यापार है तो अब 25 लाख का टैक्स देना है तो इसका व्यापारी पहले से इंतज़ाम करके रखेगा, इसका प्रोविज़न करके रखेगा। ठीक है, तो लेकिन ये टैक्स भी एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है। आपको टैक्स का पेमेंट करना है और जल्दी करना है, करते रहना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ से चलेंगे। हमारे जो पुलिस के लोग हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, जो हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो हम लोगों की सेवा करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनका भी तो खर्च चलना ज़रूरी है। तो हम अगर टैक्स टाइमली नहीं पे करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट की जो काम है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं पूरे हो पाएंगे। इसलिए ये टैक्स जो है ये हमें टाइम पर देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड क्या है? कंपनी के केसेस में अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है और 10 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी डिविडेंड नहीं लिया है। मान लीजिए वो बाहर गए हुए हैं, मान लीजिए कोई यूएस गया हुआ है, कोई यूके गया हुआ है और वो वहाँ पर बीमार हैं और अभी हमने सारे कुछ तरीके से उनको मैसेज भेज दिया। मान लीजिए हम लोग कंपनी के लोग हैं तो हमने सारे तरीके से मैसेज भेज दिया लेकिन उन्होंने डिविडेंड नहीं लिया। तो वो जब भी आएंगे, जैसे ही वो क्लेम करेंगे, अगर वो 15 दिन में आ जाएं, महीने भर में आ जाएं और हम सबको डिविडेंड दे चुके हैं, तो जैसे ही वो क्लेम करेंगे वैसे ही उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा और कंपनी को इसके लिए अरेंजमेंट फंड्स का करके रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी करंट लायबिलिटी है। तो बच्चों आज हमने आपको करंट एसेट्स बता दी और करंट लायबिलिटीज़ बता दी। तो इसके बाद ये जो करंट रेशियो है तो ये आपके लिए समझना बड़ा आसान है। देखिए करंट रेशियो यहाँ पर हमने आपको बताया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये करंट रेशियो का आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लीजिए और ये करंट एसेट्स मैंने कोशिश की है बहुत ईजिएस्ट वर्ड्स में आपको सारा कुछ समझाने की। आप लोग इसको पढ़िए, ये लेक्चर आप लोग बार बार सुनिए। ठीक है, और आपके पास बुक है, बुक में से भी आप लोग देखिए और कोई अगर कॉन्सेप्ट ना आपका क्लियर हुआ हो तो आप हमें मैसेज दीजिए, हमें कमेंट में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि और आपको क्लियर करें। ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर में फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, ओके।